दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 6 में। और पार्ट 6 में खासकर हम लोग चर्चा करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि प्रोपोर्शन आपको लिखा हुआ है, रेशियो का हिंदी में अनुपात बोलते हैं, इसको समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात बोलते हैं, समान अनुपात, इसी का एक टर्म है, ठीक ना। इसी बात को हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे और पूरी तरह इस प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे कि आगे होता कैसे कैसे क्या सब होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी कार्यगति को बढ़ाते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग और समझने का भी प्रयास करेंगे कि हम समझा क्या रहे हैं, आपको बता क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है दोस्तों। ये जो ऐसा मैंने दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। यह समानुपात का चिन्ह है, ठीक ना। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ दिखेगा? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। जरा प्रोपोर्शन को आप ध्यान से देखेंगे, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। यहाँ पर ए हमारा क्या कहलाएगा मेरे प्यारे मित्रों? फर्स्ट टर्म कहलाएगा, प्रथम पद। क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। बी हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंड टर्म कहलाएगा, ठीक ना। सी हमारा क्या कहलाएगा? थर्ड टर्म कहलाएगा, ठीक है। और डी क्या कहलाएगा? फोर्थ टर्म कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी विस्तृत चर्चा एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ए बी सी डी को प्रोपोर्शन में तब कहेंगे जब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? आपको फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म इक्वल टू जो होगा सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। थर्ड टर्म छोड़ दिए, तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म क्या है मेरे प्यारे मित्रों? ए इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू सी, ठीक ना। ए इंटू डी और बी इंटू सी। ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बोलते हैं इसको। जरा ध्यान से देखेंगे, सारी बात को आप साथ साथ नोट भी करते चलेंगे और आपको जरूरत फील हो रहा होगा, ठीक ना। अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाले को, यानी फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म वाले को प्रोडक्ट ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सट्रीम बोलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सट्रीम बोलेंगे, ठीक ना। हम लोग इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए बातें करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बात हमें ये करना है कि इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म वाले को। इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? प्रोडक्ट ऑफ मीन बोलते हैं। जरा ध्यान से देखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये जो हमारा होता है, गौर फरमाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। क्या होता है? मीन्स होता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर लिया तो समझ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, तो समझ जाएंगे कि हमारा ये क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शन में ये जो टर्म्स दिया हुआ है रेशियो है, ठीक ना। तो क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म करेंगे इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, दोनों इक्वलिटी करेंगे तो आपस में ये रूल्स तैयार होगा। इसी से हम लोग बहुत सारे क्या निकाल सकते हैं? लॉजिकली क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दिया कि कोई रेशियो दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए
कि ये प्रोपोर्शन में दिया है कि नहीं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया और बोलेगा कि बताइए कि आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक ना, और आपको बोल दिया कि बताइए कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। इस बात को आप कैसे चेक करेंगे? तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों जरा देखेंगे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ऐसा कीजिए, आप इसको रेशियो में लिखिए और ये प्रोपोर्शन। क्या हमने बताया था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलिए 22 इंटू 63 किसके रूल के अकॉर्डिंग? प्रोपोर्शन के रूल के, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी करेंगे इसके बेसिक फैक्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए ये क्या होगा? 33 इंटू 42। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दोनों की वैल्यू इक्वल आती है? जब दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो समझ जाना आप कि क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 आएगा, करके देख लीजिएगा। इसको इससे करेंगे तो 1386 आएगा, ठीक है। यानी दोनों की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? इक्वल हो गए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, ये जो टर्म दिया हुआ है, आर इन प्रोपोर्शन। यस इट इज इन प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन इसको बोलेंगे हिंदी में। हाँ, यह जो है वो समानुपात में है, ठीक ना। अब इसी के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग ज़्यादा जोर देंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद ही आगे की ओर चर्चा बढ़ाएंगे। तो अगर किन्हीं बच्चे को नोट करना हो ये टर्म्स तो आप नोट कर सकते हैं। आप फ्री हैं, पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्य को भी आगे बढ़ाते हैं। ज़रा ध्यान से देखेंगे और गौर फरमाएंगे आप। इसको इरेज करता हूँ मैं। आप लगातार मेरे वीडियो पर बने रहेंगे, बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। चलिए इस चीज़ को अगर मैं इरेज कर दूँ, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों? प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, समानुपात पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहेगा, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे टर्म्स को कहेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। यहाँ रिपीट कर रहा है, इसको रिपीटेड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, या किसी किसी बुक में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इफ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, देन ए बी सी सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है मित्रों। हमने लिखा है आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो कह सकते हैं ए बी सी सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसको बोला जा सकता है, ठीक है। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या रिपीटेड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक ना। जहां पर आपका जो होगा सी जो होगा वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। सी का क्या होगा दोस्तों? सी को क्या कहेंगे? सी इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहेंगे आप हिंदी वाले बच्चों? सी इक्वल टू तृतीय समानुपात, इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तृतीय समानुपात बोलेंगे, ठीक ना। और इसके अलावा ए बी, ठीक है ना, टू ए बी एंड फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए बी, ये थर्ड सी जो है थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोपोर्शन को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, ठीक ना। मीन प्रोपोर्शन को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। अब जरा गौर फरमाएंगे, यहाँ मीन प्रोपोर्शन तो ये है हमारा, ये दोनों, इसी को मीन प्रोपोर्शन हम लोग पिछले टर्म्स में बताया था, और इसी को ज्योमेट्रिक मीन भी कहेंगे। कहीं कहीं आपको बुक में दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कीजिए, तो घबराएंगे नहीं। यानी जो रिपीटेड टर्म होगा, अगर मान लीजिए ए बी सी ऐसा दिया हुआ है, तीन टर्म्स दिया हुआ है,
तो मिडिल टर्म्स को हम रिपीट करेंगे। इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे तो बेहतर कंसेप्ट और मिलेगा हम लोगों को। सी हमारा थर्ड टर्म हो गया, ठीक ना, और ए हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और बी जब रिपीट करेगा तो सेकेंड और थर्ड टर्म का रूप ले लेगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम करेंगे कैसे। मान लीजिए इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन करते तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं ये इस बात को, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से कह सकते हैं। या आप रूल वाइज लिखिएगा तो ए रेशियो बी को ए अपन बी लिखेंगे, फिर से बी रेशियो सी को आप क्या लिखेंगे, बी अपन सी लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप ए इंटू बी, बी इंटू बी, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए सी बोले तो इसको अंदर इंटू छिपा हुआ है, ए सी मतलब एयर कंडीशन, आप नहीं समझ लीजिए। ए अब बी ऊपर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। पावर देखना दोस्तों, अगर एलएचएस का टर्म्स, ठीक ना, पावर अगर 2 हो इस तरफ जाओ तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अंडर रूट है, इसके इस खोपचा में कुछ नहीं है, इट मीन्स 2 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है इट मीन्स समझेंगे कि आप 2 छुपा हुआ है, और ये टर्म्स इधर जाता तो क्या बन जाता, 2 बन जाता, और ये इधर जाता तो 1/2 बदल जाता। क्योंकि दोस्तों हमने आपको कहा है, एक टर्म्स से समझाते हैं आपको इस बात को, जैसे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यही एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो पावर 2/1 है तो 1/2 बन जाएगा, और यही 1/2 क्या बन जाता है, रूट अंडर बन जाता है, ठीक ना। अगर आपके पास मित्रों ऐसा कुछ दिया हुआ है और यही चीज़ को हमको इस तरफ लाना होगा तो पावर क्या बन जाएगा, 1/2 2 बन जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और जहन में डाल कर रखेंगे। चलिए आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। ये हमारा क्या हुआ, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी हो गया, a इंटू सी हो गया, b की वैल्यू निकल गया इस पर। ऐसा भी करेंगे तो आप वही चीज़ आ जाएगा, और इस तरह से भी एक्सप्लेन करके करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ठीक ना। अंडर रूट पावर को इधर ले जाएंगे तो यहाँ चल जाएगा। ये हमारा एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का टर्म्स निकल गया। आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आपसे कहेगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालिए। मान लीजिए आपसे कह दिया, कुछ क्वेश्चंस आपसे कह दिया और बोल दिया। चलिए अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर ले, और हम आगे इसको मिटा लेंगे, ठीक ना। मिटा सकते, चाहे इसी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, इसी पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ आपसे क्वेश्चन कह दिया, इफ 25 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन फाइंड x, आपसे कह देगा कि x निकालिए। तो ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी क्या है दोस्तों, दे रखा है, और कह रहा है कि आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बात को निकालना है। तो ज़रा देखेंगे यहाँ, समझेंगे आप। 25 35 x ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ज़रा देखेंगे इसको ध्यान से। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि सेकेंड टर्म जो होगा आपका, ये सेकेंड टर्म वो रिपीट करेगा। जैसा कि आप देखे हैं कि ए बी सी इज सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक ना। ऐसा कंडीशन इफ इतना इतना देन दिया हुआ हो तो ए बी सी सेड कर टू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, क्योंकि बी जो है क्या करेगा, रिपीट करेगा 2 टाइम्स। तो सेकेंड टर्म जो होगा ना आपका दोस्तों, वो रिपीट करेगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये सेकेंड टर्म इस तरह से। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस कर दीजिए आप रूल के अकॉर्डिंग। 25 इंटू एक्स इक्वल टू 35 इंटू 35। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 35/25। 5 से 5 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में, 5 से 5 7 जा 35। x इक्वल टू 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49। यही आपका x की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा और समझ में आया भी होगा, ठीक ना। तो x की वैल्यू हमें 49 आ गया। तो इस तरह से आपको अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इस तरह से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आप बना सकते हैं और आगे की ओर क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। चलिए इसको इरेज करके आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। ये बेसिक फैक्ट्स है रेशियो प्रोपोर्शन के टर्म्स का। आप इसी पर आपका क्वेश्चंस बहुत सारे टूटेंगे, बनेंगे अच्छे से। अब एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं।
क्वेश्चंस देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ज़रा गौर फरमाएंगे आप सभी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई होगी, आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल अब सब ठीक दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे। x/18 जरा देखेंगे, x/18 प्रोपोर्शन है 5/3। तो फाइंड x, क्या निकालना है मेरे प्यारे मित्रों? x की वैल्यू। हम लोग वही प्रक्रिया लगेंगे। एक ही बात को हमें याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या 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 होगा दोस्तों? ऐसा पहले लिख लीजिए, एलएचएस में प्रोडक्ट ऑफ मीन या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हमने आपको कहा x इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू एक्स, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दिए इधर और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दिए इधर, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख दिए इधर, या प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख दिए इधर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन देयर रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन की बात करें, और ये प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया? एक्सट्रीम। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब क्या? बाह्य वाला, बाह्य समानुपात, और ये अंदर वाला माध्यमिक मध्य समानुपात जिसको बोलते हैं। ये दोनों बाहर वाला याद रखने का, दिमाग में एडजस्ट करने का, इस तरह से आप रख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला दोनों को, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाला दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, अंदर वाला दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, बस हो जाएगा काम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या कहता है आपसे? x इंटू 3। अगर 3 इंटू एक्स लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या कहता है? 18 इंटू 5। चलिए 3 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू 6 5 30 आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू आ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं होगा, हम समझते हैं कि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए इस पर अगर आप चाहें तो कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक ना। देखने की बात आई तो जैसे अगर कहेगा द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन जितना, तो फाइंड इट्स फोर्थ टर्म, तो चौथा टर्म्स क्या होगा? मान लीजिए आपसे कोई कह दे आपसे क्वेश्चंस पूछ दे कि फर्स्ट 3 टर्म्स दिया हुआ है किसी प्रोपोर्शन के, जरा देखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स, जरा देखेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट 3 टर्म्स, आपके फर्स्ट 3 टर्म्स अगर दे रखे हों, फर्स्ट 3 टर्म्स प्रोपोर्शन के दे रखे हों 3 5 21, मान लीजिए 3 5 21, तो फाइंड फोर्थ टर्म, ठीक ना। तो आप कैसे निकालेंगे जरा देखेंगे। मान लीजिए लेट फोर्थ टर्म बी एक्स, मान लीजिए किसी प्रोपोर्शन का 3 टर्म दिया हुआ है, चौथा टर्म निकालना है, तो लेट फोर्थ टर्म बी एक्स। चतुर्थ समानुपात, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थ पद जो होगा x मान लीजिए। तो देखिए x मान लिए तो इसको 3/5 प्रोपोर्शन 21/x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन कर दीजिए। 3 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 21, 3 से 7 टर्म्स में x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे मित्रों? 7 5 जा 35। चलिए ये x इक्वल टू 35 हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया, ठीक ना। जरा अच्छे तरह से इसको समझेंगे, आप दिमाग में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप भली भांति इसको समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर प्रोपोर्शन में चेक करने के लिए दिया जाए तब भी उसको आप बना सकते हैं। एक और टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि उस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे, ज़रा ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे कह दिया कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12, क्या बोलेगा मित्रों? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12। जरा क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12, ठीक ना। 9 और 12 का जो है तीसरा प्रोपोर्शन आप निकाल के बताइए। 9 and 12 का क्या बताइए मित्रों? तीसरे प्रोपोर्शन को आप फाइंड करके बताइए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12। तो मान लीजिए कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12 बी एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? 9 and 12 के बीच जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक ना। लेट थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 and 12 भी एक्स मान लीजिए।
सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे आप सभी। देखिए फर्स्ट आगे की बात कर रहा है हमसे, तो देखेंगे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12। तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12 भी x मान लिए। जब थर्ड प्रोपोर्शन 9 एंड 12 का x हम लोग मान लिए तो हम लोग आगे की प्रक्रिया ना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक ना। तो थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 एंड 12 भी x मान लीजिए। अब देखिए 9 एंड 12 ये जो हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो यानी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का इंडिकेशन कर रहा है। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9:12 प्रोपोर्शन 12:x। तो थर्ड प्रोपोर्शन टू इतना एंड इतना, तो ऑटोमेटिकली x जो होगा वह किस चीज़ का, लास्ट प्रोपोर्शन का सेंस देगा, ठीक ना। इसके अकॉर्डिंग ना थर्ड प्रोपोर्शन माना है, लेकिन जब रूल के इस पर फॉलो कीजिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड, और ये सेकेंड वाला क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो सेकेंड वाला थर्ड पर आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली फोर्थ प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक ना। देन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना इज एक्स कहला जाएगा। इसमें एक और लाइन लिख देंगे, देन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 12 इज एक्स हो जाएगा। तो एक्स हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर देंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा आपका, और ये 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एक्स को 12 इंटू 12 अपन 9 करके देखिए, 3 3 9 है, 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स, 4 4 जाए कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, 16 हो गया। तो ये आपका 16 क्या होगा मित्रों, आंसर हो गया किसका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इस क्वेश्चन का। आपको भली भांति समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रोपोर्शन के बच गए हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और शायद अगला वीडियो जो होगा वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड पर बात करेंगे। हम लोग अभी अर्थमेटिक पोर्शंस को देख रहे हैं, 7-8 लेवल के पोर्शंस को, उसके बाद यूनिटरी लेवल की बात होगी यूनिटरी मेथड पर, उसके बाद ज्योमेट्री बात करेंगे, और कुछ जो है 9-10 के लेवल की बात करेंगे। एक जैसा कि एक बच्चे ने कॉमेंट करके हमें बताया था 10th के ट्रिगोमेट्री की, तो 10th के ट्रिगोमेट्री पर भी हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक आपका काम है कि मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 200 के अप्रॉक्स जाना चाहिए, आपका वर्क रहा, और मेरा काम रहा कि अगले वीडियो में आपके लिए हम ट्रिगोमेट्री का पोर्शन लेके आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।